तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम चल रही है एमपी में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप लोग जो कमेंट में मुझे फीडबैक देते हैं कि सर हम इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक के बारे में जो है क्लास चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आज मैंने जो क्लास प्लान की है वो की है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस समय जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है हमारे एमपी में। और उसके तहत जो है स्टूडेंट्स ने, किसी ने मेजर सब्जेक्ट लिया है, किसी ने माइनर लिया है, किसी ने ओपन इलेक्टिव लिया है। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो पेपर है आपका सोशियोलॉजी का पेपर है। और सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो मेजर सेकंड पेपर है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं। तो ये जो पेपर है आपका, ये पेपर मेजर सेकंड है। मेजर सेकंड में भी आपको यही वाला पेपर पढ़ना है, माइनर में भी आपको यही वाला पेपर पढ़ना है। और यदि आपके यहाँ से ओपन इलेक्टिव में इस पेपर को चुना गया है तो आपको यही वाला पेपर पढ़ना है। क्योंकि ओपन इलेक्टिव जो है वो ओपन रहता है, तो कई सारे उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग ब्रांचेस रहती है। तो कई स्टूडेंट्स जो है अलग अलग ब्रांचेस यदि सिलेक्ट करते हैं तो उनका सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। पर जिन कॉलेजेस में माइनर सब्जेक्ट को ही अगर ओपन इलेक्टिव बनाया गया है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें मेजर सेकंड में भी यही पेपर पढ़ना है, उनको माइनर में भी यही पढ़ना है, और ओपन इलेक्टिव में अगर उनके कॉलेज में ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो उनको भी यही पेपर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपका जो ये जो क्लास होने वाली है, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो क्लास होने वाली है ये एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन की क्लास है। ये ऐसी क्लास है कि जैसा आप जानते हैं कि हर एक टॉपिक जो है वो अपने आप में एक पार्ट है। तो वो तैयारी कब होती है? जब पूरा साल भर का टाइम रहता है। पर इस समय तो ये स्थिति है कि हो सकता है एक दो दिन में ही आप लोगों की एग्जाम हो। तो ऐसे टाइम पे लास्ट मोमेंट पे हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो मैं आपको हर एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ, शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। आप उसको शॉर्ट में भी यदि मैं समझाऊंगा तो भी आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से उसका आंसर बना करके लिख सकते हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से 2-4 बार अगर देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपको बहुत इससे लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपको जो है कितनी यूनिट रहेगी, 5 यूनिट रहेगी। तो पहली जो यूनिट है वो आपकी है समाज शास्त्र का उदय। इसकी जो हेडिंग या टैगलाइन जो है वो है समाज शास्त्र का उदय। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय चिंतन की परंपरा। तो ये क्या होता है? भारतीय चिंतन की परंपरा। तो चिंतन मतलब कि क्या होता है? थिंकिंग। तो भारतीय चिंतन की परंपरा कैसी है, एक कैसी थिंकिंग है, भारतीय भारतीय जो लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या है परंपरा को लेकर के। तो ये एक विस्तृत और समृद्ध ज्ञान प्रणाली है जो अनुभव, अवलोकन, प्रयोग और तार्किक विश्लेषण पर आधारित होती है। ये परंपरा हमारी शिक्षा, कला, प्रशासन, कानून, न्याय, स्वास्थ्य, विनिर्माण और वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो मतलब कि हमारे यहाँ की जो चिंतन परंपरा है, चिंतन परंपरा मतलब कि हमारे यहाँ की जो थिंकिंग है, किन किन चीजों को लेकर के, हम हमारे यहाँ की थिंकिंग बहुत सारी चीजों को लेकर के है। हमारे यहाँ की जो थिंकिंग है उसकी जो परंपरा है वो बहुत सारी चीजों को लेकर के। कैसे, कौन कौन सी चीजों को लेकर के है? यहाँ पे हम शिक्षा के बारे में भी हमारी एक परंपरा चलती आई है, सदियों से चलती आ रही है कि भाई गुरुकुल हुआ करते थे पहले के टाइम पे। तो वहीं से जो है किस तरीके से हमारी जो शिक्षा की परंपरा चली आ रही है। कला, अलग अलग तरीके की जो हमारे जो कला साहित्य है, हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो कानून है, हमारा जो न्याय है, हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है,
तो ये सब चीजें जो है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, और इसको लेकर के जो है हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी थिंकिंग बहुत विस्तृत है, हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही समृद्ध है, और जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रणाली के ऊपर आधारित है, जो अनुभव से आई है, जो अवलोकन से आई है, जो प्रयोग से आई है, जो तार्किक विश्लेषण से आई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चिंतन के बारे में बताइए, तो चिंतन मतलब कि क्या हुआ कि भारतीय चिंतन परंपरा। तो अगर भारतीय चिंतन परंपरा मतलब कि हमारी जो परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, तो अलग अलग चीजों की का चिंतन यहाँ पे चिंतन को क्या माना है इनने, थिंकिंग, कि जो भारतीय परंपरा जो पुराने टाइम से चली आ रही है उनके बारे में क्या थिंकिंग है हमारी। तो हमारी थिंकिंग यह है कि वो उस जो भी चीजें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, ये सब का हमारे पास में विस्तृत और समृद्ध ज्ञान प्रणाली है। और ये काय से आई है, ये अनुभव से आई है, ये अवलोकन से आई है, ये प्रयोग से आई है, ये तार्किक विश्लेषण से आई है। तो भारतीय चिंतन परंपरा के जो मुख्य पहलू है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान, भारतीय चिंतन में ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन शामिल है, जो अनुभव और अवलोकन से विकसित हुए हैं। तो मतलब कि ज्ञान और विज्ञान कहाँ से आया है, ये भी जो है अनुभव और अवलोकन से जो है बड़ा है। मैंने वही वाली बात कही आपको कि हमारे यहाँ की जो चिंतन परंपरा है ये कैसे आई है, कि बहुत पुराने टाइम से हमने हर चीज का एक मतलब कि अवलोकन किया है, उसका बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, तब जाकर के जो है हमारे जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे कला की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे कानून की हो, चाहे न्याय की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, ये सब जो है उस चिंतन के आधार पर जो है आई है। तो भारतीय चिंतन परंपरा का मुख्य पहलू एक तो ज्ञान विज्ञान हो गया, फिर साहित्य और ग्रंथ हो गए। तो वेदों, उपनिषदों, धर्म सूत्रों, धर्मशास्त्रों, महाकाव्य, जैन ग्रंथ और बौद्ध जातक सहित प्राचीन साहित्य भारतीय चिंतन के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। तो मतलब कि जो भारतीय लोगों की जो थिंकिंग है और जो उनने डेवलपमेंट कराया है काय में, वो जो भी है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, कहीं पे भी जो वो लाए हैं, ये पुराने जो हमारे धर्मशास्त्र है, जो हमारे वेद है, जो हमारे उपनिषद है, जो हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं, उन सब से जो है ज्ञान प्राप्त करा है, और उससे जाकर के जो है आज जो भारत जो समृद्ध हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो पुराने ज्ञान की वजह से ही हुआ है। विद्वानों के योगदान, तो जैसे कौटिल्य थे, तो उनका धर्म अर्थशास्त्र में जो है योगदान रहा है। उसके बाद में कामंद की है, जो जिनका नीति शास्त्र में रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, अपने इंडियन साइंटिस्ट जो थे, उनका अलग अलग जो योगदान रहा है अलग अलग फील्ड में। फिर संस्कृति और परंपरा की बात करें, तो भारतीय चिंतन हमारी संस्कृति और परंपरा को आकार देता है, जो दया, मतलब कि हमारा जो समाज है वो हमें दया, उदारता और सहिष्णुता सिखाता है। तो ये भी जो है एक तरीके से हमारा जो थिंकिंग है हमारी, वो जो पुराने समय से जो आ रही है, कि हमारे अंदर बहुत वो जो अदर कंट्रीज में मोस्टली हमको देखने को नहीं मिलती है, जो हमारी कंट्री में है वो सबसे बड़ी चीज है दया, उदारता, सहिष्णुता वगैरह जो है, ये गुण जो है हमारी कंट्री में हमको देखने को मिलते हैं। फिर धार्मिक विविधता की अगर बात की जाए, तो भारत 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख का जन्म स्थान है, और इसमें कई अन्य धर्म भी फले फूले हैं, जैसे कि जगराम द्वारा लिखित है। उसके बाद में परिवार और समाज की बात की जाए, तो भारतीय परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक विचारधारा का पालन करते हैं और संयुक्त परिवार की संरचना को बल देते हैं, जैसे कि जो है साथ एक साथ जो है फल फूल सके। तो परिवार और समाज की अगर बात की जाए, तो ये हमको जोड़ के रखने का जो भाव है वो भी हमारे जो भारतीय जो चिंतन परंपरा है उसका एक आधार है, कि जो भारतीय लोग हैं जो पहले से जो है सुनते और समझते आ रहे हैं, परिवार को लेकर क्या चिंतन करते हैं, परिवार को लेकर की क्या थिंकिंग है उनकी। तो परिवार को लेकर के ये थिंकिंग है भारतीय समाज की, कि वो जो है एक जो जोड़ के रखने वाले जो भाव है उनको लेकर के चलते हैं।
तो आपको अगर चिंतन से रिलेटेड बात आती है तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय चिंतन या भारतीय चिंतन परंपरा के बारे में बात आती है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अलग अलग चीजों का जो चिंतन है, अलग अलग चीजों को लेकर के थिंकिंग है, तो वो थिंकिंग जो है पुराने समय से आई है। और वो कैसे आई है? वो बहुत ही अनुभव के साथ में आई है, बहुत ही अवलोकन के साथ में आई है, बहुत ही प्रयोग के साथ में आई है और बहुत ही ज्यादा तार्किक विश्लेषण के बाद में ये सब चीजें आई है। तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। तो इस अलग अलग यूनिट में अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बताया है, फिर फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। उससे पहले हमारा एक टॉपिक और रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे। पहले समाजशास्त्र के का अर्थ, अध्यापन क्षेत्र, विषय वस्तु और महत्व बताना है पहले। तो पहले हमको जो है ये बताना है समाजशास्त्र का अर्थ, अध्यापन क्षेत्र, विषय वस्तु और उसके महत्व को बताना है। तो अगर समाजशास्त्र की बात की जाए तो सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। तो समाजशास्त्र जो रहता है ये क्या होता है? समाजशास्त्र क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बोलना है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन और सामाजिक संबंध और सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। ये समाज की संरचना, कार्यप्रणाली और सामाजिक व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। तो मतलब कि ये समाज कैसे समाज की क्या संरचना है, कैसे जो है समाज बना हुआ है और किस प्रणाली में जो है ये समाज की संरचना कैसी है, कार्यप्रणाली कैसी है और समाज जो है वो सामाजिक व्यवहार कैसा करना चाहिए उसको भी समझाने में हेल्प करता है। तो आप समाजशास्त्र के का अर्थ अगर जानना चाहें तो कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज के अध्ययन पर केंद्रित है। तो मतलब कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करवाता है हमको। उसके बाद में ये व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जो सामाजिक संस्थानों में और सामाजिक मानदंडों को अध्ययन करता है। तो मतलब कि ये पूरे समाज को लेकर के चलने की बात है कि सारे समाज के अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे कि सामाजिक संबंध की बात की जाए या सामाजिक संस्थाओं की बात करें या फिर हम सामाजिक मानदंडों की बात करें, इन सब का अध्ययन जो है कायम होता है समाजशास्त्र में होता है। उसके बाद में ये सामाजिक समस्याओं, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रक्रियाओं को भी समझने का प्रयास करता है। तो मतलब कि ये क्या करता है कि जो समाज की जो समस्या है, जो परिवर्तन आ रहे हैं समाज में और जो प्रक्रियाएं चल रही है उनको भी समझने में हेल्प करता है। और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र होता है, पहली बात तो होती है सामाजिक संरचना, कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संरचना जैसे कि परिवार, शिक्षा, धर्म, सरकार और अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है। तो मतलब कि समाज जो है वो किससे चलता है? हम जानते हैं परिवार से चलता है, शिक्षा से चलता है, धर्म से चलता है, सरकार से चलता है और अर्थव्यवस्था से चलता है। तो ये सब जो सामाजिक संरचना है इसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। उसके बाद में सामाजिक संस्कृति की बात की जाए तो समाजशास्त्र जो है वो सांस्कृतिक मूल्यों, मान्यताओं, प्रथाओं और सामाजिक मानदंडों का भी अध्ययन करवाता है। तो मतलब कि समाजशास्त्र हमको जो अलग अलग सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, लोगों के जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो सामाजिक मानदंड है, उनका सबका जो है ये अध्ययन करवाता है। उसके बाद में सामाजिक प्रक्रिया, तो सामाजिक प्रक्रिया मतलब कि ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक विकास जैसी सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करवाता है। तो ये अलग अलग चीजों का अध्ययन कराता है। कौन कौन सी चीजें मैंने अभी आपको बताई कि ये सामाजिक संरचना के बारे में बताता है, ये सामाजिक संबंध के बारे में बताता है, ये सामाजिक संस्कृति के बारे में बताता है और सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बताता है। उसके बाद में समाजशास्त्र की अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो समाजशास्त्री विषय वस्तु क्या है कि सामाजिक संगठन, पहला पॉइंट इसका है सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन मतलब क्या हुआ? समाज शास्त्र जो है ये सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करवाता है। तो विषय वस्तु तो मतलब कि समाजशास्त्र के अंदर जो है
कौन कौन सी विषय और वस्तु को रखा जाता है, मतलब कि आपकी पहली विषय वस्तु जो है वो है सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन में क्या हुआ कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन कराता है। फिर दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि सामाजिक वर्ग और असमानता। तो ये सामाजिक असमानता को भी बताता है, सामाजिक वर्ग को बताता है और सामाजिक गतिशीलता का भी अध्ययन करवाता है। उसके बाद में सामाजिक समस्याओं को भी बताता है। तो मतलब समाजशास्त्र जो है वो गरीबी, अपराध, बेरोजगारी, नस्लवाद और लिंग भेद जैसी सामाजिक समस्याओं का भी अध्यापन कराता है। तो समाजशास्त्र के विषय वस्तु कौन कौन से हो गए? एक तो सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन में हमने पढ़ लिया कि सामाजिक संगठन में सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक वर्ग और असमानता की बात की जाए तो यहाँ पे असमानता और सामाजिक वर्ग और सामाजिक गतिशीलता का भी अध्ययन किया जाता है कि कैसे जो है असमानता है लोगों के बीच में, तो उसको जो है समानता में हमको लाना है। सामाजिक समस्याएं जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, नस्लवाद है, अपराध है, लिंग भेद है, इन सबको भी दूर करना होता है। फिर इसका एक और विषय वस्तु है वो है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलन और सामाजिक विकास का भी अध्ययन कराता है कि कौन कौन से आंदोलन होते हैं समाज में और वो किस और कौन कौन से विकास जो है वो सामाजिक तौर पे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का महत्व। तो समाजशास्त्र का महत्व क्या है? तो समाजशास्त्र का जो महत्व है वो ये है कि पहला तो व्यक्तिगत विकास। तो व्यक्तिगत विकास कैसे होता है? समाजशास्त्र व्यक्तियों को अपने समाज और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो जब हम अपने समाज को बेहतर ढंग से समझेंगे तो अपने आप ही हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। उसके बाद सामाजिक सुधार। तो मतलब कि सामाजिक समस्याएं और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद करता है, जिससे समाज में सामाजिक सुधार के लिए उसको आधार भी माना जाता है। फिर बात की जाए सामाजिक नीतियों को प्रभावित करना। तो समाजशास्त्र सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद में शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो समाजशास्त्र शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास को बताइए। तो मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें क्या बताना है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास भारत में समाजशास्त्र के व्यापक इतिहास का एक हिस्सा है। तो मतलब कि इसका जो है समाजशास्त्र जो मध्य प्रदेश में जो है वो एक तरीके से हमारे पूरे भारत में एक जो है जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए समाजशास्त्र की, तो वो जो है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो 1838 में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पेश किया। तो मतलब एक जो व्यक्ति थे अगस्त काम्टे, जो कि 1838 में उनने क्या कहा कि समाजशास्त्र को एक अध्ययन का क्षेत्र माना और उस रूप में इन्होंने समाजशास्त्र को पेश किया और इस तरह समाज का अध्ययन एक संगठित तरीके से शुरू हुआ। फिर समाज के बारे में जो है सब लोग एक साथ मिलकर के जो है बात करने लगे। भारत में समाजशास्त्र का विकास जो है मानव शास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान के साथ एक मिश्रण के रूप में हुआ। फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर समाजशास्त्र के विकास की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सामाजिक संरचना और संगठनों का विकास प्राचीन काल में ही हुआ था, जिसमें विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे कि ग्राम व्यवस्था, जाति प्रथा और जनजाति संगठन शामिल थे। तो मतलब कि क्या है कि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए काहे कि मध्य प्रदेश में सामाजिक संस्थाओं की तो और संगठनों की, तो इनका विकास जो है कब हुआ? इनका विकास जो है वो प्राचीन काल में हुआ और इसमें क्या हुआ कि इसमें विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं जो थी जैसे कि ग्राम व्यवस्था, जाति प्रथा और जनजाति संगठन, ये सबको इनने इसमें शामिल किया। उसके बाद में जो है फिर आया शिक्षा और अनुसंधान। तो शिक्षा और अनुसंधान की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समाजशास्त्र के विभागों की स्थापना हुई, जिसने
जिसने इस क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया। तो मध्य प्रदेश में कैसे कैसे जो है समाजशास्त्र का विकास हुआ, एक तो हुई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि ग्राम व्यवस्था की शुरुआत हुई, जाति प्रथा और जनजाति संगठन, इन सभी चीजों को जो है इसमें शामिल किया गया। शिक्षा और अनुसंधान की बात करें तो इनको अलग अलग जो विश्वविद्यालय है और कॉलेज है उनमें इनका डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें जो है इसकी स्टडी करवाई गई और इस तरीके से जो है इसके अनुसंधान को बढ़ावा भी मिला। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान, तो समाजशास्त्र ने मध्य प्रदेश में सामाजिक मुद्दे कौन कौन से थे, मध्य प्रदेश के सामाजिक मुद्दे थे जैसे कि जातिवाद, गरीबी और असमानता जो थी उन पे भी प्रकाश डाला और समाधान खोजने की कोशिश की। फिर सामाजिक परिवर्तन, तो समाजशास्त्र ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में भी मदद की जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और सामाजिक आंदोलन। उसके बाद में सामाजिक संगठन, समाजशास्त्र ने विभिन्न सामाजिक संगठन और उनकी भूमिका का अध्ययन किया जैसे कि परिवार, धर्म और शिक्षा। तो मैं आपको जो ये चीजें जो बता रहा हूँ दोस्तों, इसको जैसे मैं कोई पॉइंट बोलता हूँ तो आप उस पॉइंट को ध्यान में रखने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा कि आपको आंसर बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप उसमें जो है मैं जो चीजें बोल रहा हूँ इनको आप इंक्लूड करके बहुत अच्छे से एक आंसर आपका तैयार कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र ने मध्य प्रदेश में सामाजिक संरचना, संगठनों और परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसने सामाजिक कल्याण और विकास में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। उसके बाद में अगली चीज आती है आपकी समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में अगर बात की जाए तो क्या है। तो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में माना जाता है क्योंकि मानव समाज और उसके घटकों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। मतलब कि वैज्ञानिक रूप से कैसे अध्ययन करता है कि ये सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रियाओं और संस्कृतियों के स्वरूपों की जांच करता है। तो मतलब कि इसको अपन साइंस क्यों कह सकते हैं, विज्ञान क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो रहता है समाजशास्त्र ये मानव समाज के जो अलग अलग घटक रहते हैं उनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। कैसे वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ये सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और संस्कृतियों के स्वरूपों की जांच भी करता है। अलग अलग संस्कृति जो रहती है उनके स्वरूप कौन कौन से होते हैं उसकी भी ये जांच करता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति जैसे कि अवलोकन, सांख्यिकी, विश्लेषण और शोध पर आधारित है। मतलब कि ये क्या करता है, पहले अवलोकन करता है चीजों का, उसके बाद में उसका विश्लेषण करता है और उसके ऊपर शोध करता है। तो मतलब कि समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आपको ये चीजें पॉइंट्स में जो बोल रहा हूँ आपको याद रखना है कि ये वैज्ञानिक पद्धति पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये क्या करता है, ये डेटा को एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर आखिरी में उसके निष्कर्ष पे पहुंचता है। मतलब पहले डेटा लेता है, फिर किसी भी प्रॉब्लम का डेटा लिया, डेटा लेने के बाद में उसके बारे में विचार किया, विश्लेषण किया उसके बारे में और फिर निष्कर्ष पे पहुंचता है। फिर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है जो कि समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित किए गए नियम, मूल्य और विश्वास हैं। तो ये मतलब कि जो अलग अलग तथ्य रहते हैं समाज के, कौन कौन से, कि जो समाज के सदस्यों के द्वारा निर्मित है, कौन कौन से नियम है, वो मूल्य और विश्वास, जो जो नियम बनाए हैं समाज में रहने के, जो जो मूल्य बनाए हैं और जो जो एक विश्वास का जो रिश्ता जो बनाया है, उन सब के बारे में इसमें बात की गई है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र आपका अगला टॉपिक है। समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण।
तो समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो समाजशास्त्र को मानवीय मूल्यों, मानवीय क्षमता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये मानव जीवन और समाज के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है जो व्यक्ति के अनुभवों, दृष्टिकोणों और अर्थ निर्माण पर जोर देता है। तो क्या हुआ, अगर समाजशास्त्र का मानवतावादी उन्मुखीकरण के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है कि समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो समाजशास्त्र को मानवीय मूल्यों, मानवीय क्षमता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो कहने का मतलब यह है कि मानवतावादी समाजशास्त्र की विशेषता जैसे कि क्या है, एक तो व्यक्तिगत मूल्य। तो व्यक्तिगत मूल्य मतलब कि मानवतावादी समाजशास्त्र व्यक्तिगत मूल्यों, मानवीय क्षमता और सामाजिक न्याय को महत्व देता है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण की बात करें तो ये दृष्टिकोण मानव जीवन और समाज के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखता है। मतलब कि ये दृष्टिकोण कैसा रखता है कि मानव कल्याण को लेकर के और मानव पूरे समाज के लिए जो है क्या उसका कैसे समाज जो है आगे बढ़ सकता है उसके बारे में इसमें बात की जाती है। उसके बाद में तो मैं मानवतावादी समाजशास्त्र की विशेषताएं बता रहा हूं दोस्तों। तो पहला है व्यक्तिगत मूल्य पे आधारित रहता है, दूसरा मानवता केंद्रित दृष्टिकोण होता है, फिर होता है आपका अर्थ निर्माण पर जोर। मतलब कि ये दृष्टिकोण लोगों के जीवन में अर्थ के सक्रिय निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है कि जीवन का अर्थ क्या है ये सिखाता है। उसके बाद में सामाजिक न्याय, तो ये न्याय समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन करता है? समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण। तो मतलब कि मानवतावादी उन्मुखीकरण नाम से मालूम पड़ रहा है कि मानवतावादी कौन सी चीजें हैं उनको बढ़ावा दे रहा। तो पहली बात तो हो गई कि व्यक्तिगत मूल्य, फिर मानव केंद्रित दृष्टिकोण कि भाई मानव के लिए क्या, मानव जीवन और समाज के लिए क्या अच्छा रहेगा उसके बारे में बात है। फिर समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए। फिर बाद में ये एक मूल्य उन्मुख समाजशास्त्र है जो व्यक्तिगत और मानवीय क्षमता का विस्तार करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में निर्देशित करता है। तो मतलब कि ये क्या करता है, ये समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध क्या है। तो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में क्या जो है जुड़ाव है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध है। समाजशास्त्र सामाजिक संरचना, संगठन और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र किस किस चीज का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र जो है आपके समाज की संरचना कैसे हुई, उसका संगठन कैसे हुआ, उसका व्यवहार कैसा रहता है, इस सब का अध्ययन करता है कि सामाजिक संरचना, संगठन और व्यवहार को अध्ययन करता है। जबकि अन्य सामाजिक विज्ञान जो रहती है वो जैसे कि मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, ये मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये जो है काय पे करता है, ये पूरे समाज पर केंद्रित करता है। तो मतलब समाजशास्त्र जो रहता है इसका एरिया वास्ट रहता है। इसका एरिया वास्ट कैसे रहता है कि ये पूरी समाज की संरचना और संगठन और व्यवहार के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जैसे मनोविज्ञान की बात करें तो ये मानव व्यवहार के अध्ययन करती है, लेकिन समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संरचना और समूह के स्तर पर व्यवहार पर जोर देती है। उसके बाद में अर्थशास्त्र की बात करें तो हालांकि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही समाज के अध्ययन से संबंधित है, लेकिन समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण और खपत जैसे आर्थिक पहलुओं पर ही अध्ययन करती है। उसके बाद में राजनीति विज्ञान की अगर बात की जाए तो राजनीति विज्ञान जो है
और समाजशास्त्र दोनों ही जो है ये क्या करते हैं, दोनों ही समाज के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक संरचना और संस्थानों पर विशेष तौर पे ध्यान देता है, जबकि राजनीति केवल काय पे देती है ध्यान, सत्ता पे देती है, शक्ति और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। तो मतलब इस तरीके से जो है डिफरेंस है इन दोनों में कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में ये डिफरेंस है। अगर इतिहास की बात करें, अन्य विषयों से अपन कंपेयर कर रहे हैं समाजशास्त्र को, तो अगर इतिहास से कंपैरिजन करें तो ये दोनों समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही मानव समाज के लिए अध्ययन करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र जो है वर्तमान समाज की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास जो है वो अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन करता है। तो इस चीज का निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो निष्कर्ष ये निकल के आता है, देखिए यह आंसर तो आप खुद भी बना सकते हैं कि इतिहास जो है, अब आपको पता है इतिहास में हम पुरानी चीजें पढ़ते हैं, जबकि समाजशास्त्र जो है वो वर्तमान की चीजें और सारे समाज को एक साथ कैसे लेके चलना है उसके बारे में बात करता है। तो ये आंसर तो आप बना सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, क्योंकि ये सभी एक ही व्यापक विषय मानव समाज और व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। विभिन्न सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से पूरक है और वे समाज की एक संपूर्ण और बहुआयामी समझ प्रदान करते हैं। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं, समाजशास्त्र और व्यवसाय। अब समाजशास्त्र और व्यवसाय क्या जुड़ाव है इन दोनों के बीच में, कि समाजशास्त्र और व्यवसाय दोनों ही मानव व्यवहार और समाज की संरचना का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और विषय वस्तु में अंतर होते हैं। कैसे अंतर होता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध और संस्थानों का व्यापक अध्ययन है। बार बार ये लाइन आ रही है, आपको ध्यान में रखना है, ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको याद रख सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और संस्थानों का व्यापक अध्ययन है, जबकि व्यवसाय मुख्य रूप से व्यावसायिक संगठनों, उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। तो मतलब कि समाजशास्त्र में क्या हो रहा है, ये सामाजिक विज्ञान है जो मानव समूहों, सामाजिक संरचना और उनके बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें समाज की संरचना कैसे है, मानदंड क्या है और संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मुद्दों, इनको शामिल किया जाता है। जबकि व्यवसाय का काम क्या है, वो वाणिज्यिक उद्योग, उत्पादन से संबंधित होता है। उसमें अलग अलग कंपनियां अपने उत्पाद, सेवाएं, विपणन, मार्केटिंग वगैरह, वित्त, फाइनेंस वगैरह, इन सब पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपकी आती है सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट क्या है आपकी, मूलभूत अवधारणाएं। तो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं आपको बतानी है। कौन कौन सी अवधारणाएं बतानी है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तो मूलभूत अवधारणाओं में आपको बताना है कि समाज, व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध, समुदाय और समिति के संस्था और समुदाय और समिति के बीच में संबंध, और संस्था और सामाजिक समूह के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो अब बात करते हैं समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं की। तो मूल अवधारणा क्या है समाजशास्त्र की, ये है कि व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध है, समुदाय और समिति, संस्था और सामूहिक समूह जो है इनके बीच में क्या संबंध है। तो समाज सामाजिक संबंधों का एक व्यापक ढांचा है, और जबकि व्यक्ति जो रहता है वो समाज का एक घटक है। तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों के बारे में, मतलब पूरे समाज के संबंध के बारे में, जबकि व्यक्ति जो रहता है, अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो ये केवल एक घटक मात्र है समाज का। उसके बाद में जिसके संबंध समाज के नियमों और मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। तो मतलब कि जो नियम और जो मान्यताएं समाज में चलती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक व्यक्ति कार्य करता है। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है। तो समुदाय क्या होता है, समुदाय होता है किसी एक निश्चित जगह पे जो लोग रहते हैं उनका एक समूह होता है। जबकि समिति क्या होती है, समिति का मतलब होता है कि किसी एक विशेष उद्देश्य से अगर आपने किसी समिति को बनाया है, जैसे कि मंदिर की समिति रहती है, जैसे आपके स्कूल की समिति रहती है, तो ये क्या काम करती है, इनका एक विशेष उद्देश्य रहता है।
संस्थाएं सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के लिए मानदंड और नियम स्थापित करती है और सामाजिक समूह विभिन्न सामाजिक समूहों का उदाहरण होता है। तो आपको अब ये चीजें याद होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई कि ये जो अलग अलग चीजें रहती है, संस्था क्या काम करती है, संस्था अपने हिसाब से काम करती है, वो जैसे कि परिवार के शिक्षा, धर्म, सरकार, ये सब चीजें जो है ये अपने आप अलग अलग संस्थाएं हैं, वो किसी अलग अलग काम, जैसे कि आपका मान लीजिए आपका कॉलेज है तो वो एक संस्था है, वो आपको उच्च शिक्षा से के बारे में जानकारी दे रहा है, उच्च शिक्षा करवा रहा है। अगर अपन स्कूल लेवल की बात करेंगे तो स्कूल शिक्षा है। तो ये हर एक जो संस्था है ये अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला अपना जो आ रहा है वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना क्या होती है? समाज की संरचना। तो समाज की संरचना क्या है? समाज की संरचना वो ढांचा है जो समाज में विभिन्न संस्थाओं, समूहों और व्यक्तियों के बीच संबंधों और उनके कार्यों को दर्शाता है। तो ये समाज के संगठित होने का एक तरीका है जिसमें प्रत्येक घटक को अपना कार्य होता है जो समाज के समग्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक प्रक्रिया व गतिविधियां और परिवर्तन है जो समाज में होते हैं, जैसे कि सामाजिक अंतःक्रिया, समाज परिवर्तन और सामाजिक विकास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सामाजिक संरचना क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक संरचना एवं प्रक्रिया के बारे में पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि सामाजिक संरचना क्या होती है कि जो है ये एक ढांचा होता है जिसमें समाज के अलग अलग जो संस्थाएं बनी हुई है समाज में और समूह बने हुए हैं और व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं, जैसे कि हर संस्था में व्यक्ति रहते हैं और वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपके हेल्थ, जैसे आपके हॉस्पिटल है, आपका स्कूल है, आपके जो अलग अलग जो विभाग हैं, ये सब लोग किस काम के लिए बैठे हैं? ये सब लोग जो है क्या कर रहे हैं, ये एक समूह है, मतलब सब लोगों को मिलकर के जोड़ के रखते हैं, अलग अलग उनकी फैसिलिटीज के लिए बने हुए हैं जो कि एक जोड़ के रखते हैं। तो समाज की जो संरचना का ढांचा है वो समाज के अलग अलग संस्थानों और संस्थाओं, समूहों और व्यक्तियों के बीच में संबंध और उनके कार्य को दर्शाता है। ये समाज के संगठित होने का एक तरीका है। समाज इस वजह से जुड़ता है जिसमें प्रत्येक घटक अपना कार्य करते हैं जो समाज के समग्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। और सामाजिक प्रक्रिया वे गतिविधियां और परिवर्तन है जो समाज में होते हैं, जैसे कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास। तो अगर सामाजिक संरचना की बात की जाए तो आपको इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न तत्वों जैसे कि परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और सरकार के बीच के जो संबंध रहते हैं उनकी कार्यों को दर्शाता है। और जो है इसका महत्व क्या होता है कि सामाजिक संरचना समाज के संगठन और कामकाज के लिए महत्वपूर्ण और ये व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक आता है वो देखते हैं अपन। अगला जो आपका टॉपिक है वो थर्ड यूनिट, मतलब कि सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए आपकी जो थर्ड यूनिट है ये काय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी थर्ड यूनिट सामाजिक संगठन एवं संस्थाओं के बारे में है। तो सामाजिक संगठन और संस्थाओं के बारे में है तो क्या क्या हो इसमें, जैसे कि आप सामाजिक संगठन के बारे में बात करें तो सामाजिक संगठन क्या होता है कि ये किसी समाज या समुदाय के भीतर संबंधों और अंतःक्रियाओं का एक संरचित पैटर्न है। यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति और समूह कैसे एक दूसरे से संबंधित है और उनकी भूमिकाएं और संबंध क्या है। सामाजिक संगठन में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं शामिल है, जैसे परिवार, नातेदार, विवाह, जाति, वर्ग, शिक्षा और शक्ति। तो सामाजिक संगठन क्या होता है? समाज के लोग उसमें पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद बात की जाए तो आपका जो अगला जो है
सामाजिक व्यवस्था। अब सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? सामाजिक व्यवस्था समाज के भीतर संरचना और संगठन प्रदान करती है। ये सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करती है। ये समाज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, सरकार और शिक्षा के माध्यम से संचालित होती है। तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक नियंत्रण प्रदान करती है, मतलब कि पूरे समाज में नियंत्रण प्रदान करती है। ये समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है कि समाज के सदस्यों को किस तरीके से व्यवहार करना है। तो जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें जो है आपको समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद करती है। अब सामाजिक संगठन में परिवार की बात की जाए तो परिवार क्या होता है? परिवार मानव जीवन की बुनियादी इकाई है। ये बच्चों को जन्म देने से लेकर के पालन पोषण करने और सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में नातेदारी की अगर बात करें तो नातेदारी रक्त या विवाह द्वारा जुड़े रिश्ते का एक नेटवर्क है जो सामाजिक संगठन और सामाजिक भूमिकाओं को आकार देता है। तो मतलब कि वही वाली बात है, रिश्तेदार, नातेदार मतलब कि आप दूसरे लोगों से जब विवाह हो जाता है तो उनसे नातेदारी हो जाती है, तो उनसे जो किस तरीके से आपका जो है एक रिलेशन बनता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो विवाह की बात की जाए तो विवाह एक औपचारिक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को पति पत्नी के रूप में जोड़ती है और परिवार बनाने और समाज में जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बहुत इजी है ये टॉपिक्स। आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप टेंशन लेते हैं, आप चीज़ों को पढ़ते नहीं है ठीक से। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप उसमें उससे रिलेटेड आप कम से कम उसको समझिए तो सही कि क्वेश्चन आखिर क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। फिर जाति वर्ग की बात की जाए तो जाति एक सामाजिक समूह है जो वंशानुगत और पारंपरिक कारकों द्वारा परिभाषित किया जाता है। वंश आगे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही जाति समाज की बात अगर करें तो वो आगे बढ़ता है। ये सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब वर्ग की बात करें तो कोई आर्थिक और सामाजिक समूह है जो आय, संपत्ति और सामाजिक स्तर स्थिति पर आधारित है। ये सामाजिक असमानता और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। मतलब कि वर्ग मतलब कि कोई आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, तो वो अलग अलग वर्गों में वो लोगों को डिवाइड भी कर देता है। शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा जो है वो ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जो लोगों को समाज में सफल होने में मदद करती है। ये सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है और सामाजिक सुधार में योगदान भी प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपकी जो है तीसरी यूनिट समाप्त होती है। अब आपकी जो चौथी यूनिट है ये काय के ऊपर है? सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बारे में है। तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया में संस्कृति का अर्थ है समाज द्वारा साझा किए गए मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों, ज्ञान और आदतों का एक जटिल समूह है। तो आपको ये एक आइडिया याद रखना पड़ेगा कि अगर आपसे सामाजिक संस्कृति की बात की जा रही है तो संस्कृति जो है वो काय पे डिपेंड रहती है, वो मूल्यों पे आधारित रहती है, वो विश्वासों पे आधारित रहती है, वो रीति रिवाजों पे आधारित रहती है और ज्ञान और आदतों का एक जटिल समूह होता है। और इसकी विशेषताएं ये है कि ये सीखी जाती है कि किस तरीके से जो है हम एक दूसरे के साथ में अपनी जो संस्कृति है उसको साझा करते हैं और उसके बाद में उसको किस तरीके से जोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक संस्कृति की अगर बात की जाए तो संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा साझा किए गए मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रथाओं का एक जटिल समूह होता है और ये सामाजिक घटना है जो सीखी जाती है, साझा की जाती है और पीढ़ियों में स्थानांतरित की जाती है। तो समाज जो है वो अलग अलग संस्कृति को आगे जो है बढ़ाता है। ये भाषा, कला, संगीत, नैतिकता और कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई रहती है। संस्कृति जो है अलग अलग तरीके की रहती है। कहीं पे जो है कि जिस अलग अलग एरिया में क्या चीज चलती है उसके हिसाब से उसकी संस्कृति जो है वो आगे समय के साथ में बढ़ती जाती है।
तो ये चीज है। उसके बाद में आपका संस्कृति के उपादान। अब संस्कृति के उपादान की बात करें या अपन संस्कृति के जो है विलंबना की बात करें या सभ्यता की बात करें, तो अब हम बात कर रहे हैं संस्कृति के उपादान क्या होता है, विलंबना क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। इसके बारे में समझना है तो इसके लिए ये जानना जरूरी होगा कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति का मतलब होता है किसी भी समाज के विचारों, रीति रिवाजों, मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण को ये दर्शाती है। और जबकि सभ्यता क्या होती है? किसी समाज की भौतिक प्रगति को दर्शाती है, जैसे कि कला, विज्ञान, तकनीक। तो मतलब कि जो कला है, जो विज्ञान है, जो तकनीक है, ये तो होती है क्या, ये उसकी सभ्यता होती है। इसके हम कहते हैं ना कि मतलब वहाँ की सभ्यता में ऐसी वस्तुकला हुआ करती थी, वहाँ के लोगों की ये रहता था। अब क्या है, एक संस्कृति क्या होती है, मतलब कि वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ के मूल्य कैसे हैं, वहाँ के लोगों के विचार कैसे हैं। तो ये सब की इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अब हम बात करें सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं। तो सांस्कृतिक विलंबना क्या होता है? तो सांस्कृतिक विलंबना जो है ये क्या होती है? सांस्कृतिक विलंबना एक स्थिति है जब सामाजिक जीवन के नियम, नैतिक मूल्य और विश्वास प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बदलाव के साथ साथ नहीं चल पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, समाज में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव हो सकता है, लेकिन लोगों के नैतिक मूल्यों में बदलाव नहीं होता है। तो ये विलंबना सांस्कृतिक परिवर्तन को बाधित कर सकती है और सामाजिक तनाव पैदा कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक विलंबना, अगर सांस्कृतिक विलंबना का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृति है वो, अगर प्रौद्योगिकीकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो वो तो तेजी से हो जाता है, पर जो संस्कृति है वो तेजी से नहीं बदल पाती, उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। अब अगर अपन बात करते हैं विलंबना की, तो अपन ने बात कर ली। अब सभ्यता की अगर बात की जाए तो सभ्यता की अगर बात की जाए तो सभ्यता की क्या होती है? किसी समाज की भौतिक विकास और उन्नति की अवस्था को दर्शाती है। इसमें कला, विज्ञान, तकनीक, वास्तुकला और जीवन के उन्नत मूल्य और पद्धतियां शामिल है। तो सभ्यता समाज के विकास को बढ़ावा देती है और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। तो मतलब कि अलग अलग जो सिविलाइजेशन रहते हैं, जो सभ्यता रहती है, वो बताती है कि उस समय जो पुराने टाइम पे जो है किस तरीके से जो लोग अपना जो है अपना ज्ञान, चाहे वो कला से हो, चाहे विज्ञान से हो, चाहे वास्तुकला से हो, चाहे तकनीक से हो, कैसे उनने अपने आप को डेवलप किया है। उसके बाद में अगली चीज आती है सामाजिकरण। अब सामाजिकरण क्या होता है? तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों और व्यवहारों को सीखता है। तो सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है। तो वो सामाजिक प्राणी है तो वो कब सामाजिक प्राणी बनेगा? जब वो व्यक्ति समाज के मूल्यों को समझेगा, जब मानदंडों को समझेगा, उनके विश्वासों को समझेगा और प्रॉपर व्यवहार करना सीखेगा, तब जाकर के वो जो है सोशलाइजेशन जो है या समाजीकरण होता है। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है और समाज को भी प्रभावित करता है। ये व्यक्ति को समाज के नियमों, रीति रिवाजों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने में भी मदद करता है। फिर आता है आपका सामाजिक प्रक्रिया। अब सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों ही दो व्यक्ति या समूह के बीच संबंध का स्वरूप दर्शाती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही सीमित संसाधन, लक्ष्य या स्थिति को एक दूसरे से प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो दूसरी ओर ऐसी प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति या समूह एक दूसरे के लक्ष्यों और उद्देश्यों में
टकराव या विरोध करते हैं, जिससे तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे जो है ये क्वेश्चन आता है कि सामाजिक प्रक्रियाओं में जो है प्रतिस्पर्धा क्या होती है, तो प्रतिस्पर्धा आप जानते हैं कि मान लो एक दो लोगों ने दुकान खोल ली एक जैसी, तो अब वो कोशिश करेंगे कि इसकी दुकान में ग्राहक न जाए और हमारी दुकान में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ लोभ लालच देंगे कस्टमर को कि वहाँ उनके यहाँ पहुँच जाए। तो उस टाइम पे क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, और प्रतिस्पर्धा की वजह से जो है संघर्ष जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये सब चीजें आती है। तो ये थी आपकी फोर्थ यूनिट। अब पांचवी जो यूनिट है ये क्या है, सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन के ऊपर आधारित है कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमों, मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप आकार देता है। ये व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से ही हो सकती है और विभिन्न साधनों का उपयोग करती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन आता है सामाजिकरण नियंत्रण, तो सामाजिक नियंत्रण मतलब क्या होता है कि ये सामाजिक नियंत्रण, हम लोग अपनी मर्जी से हर कुछ नहीं कर सकते। हर चीज के लिए एक रूल बना हुआ है, हर चीज के लिए एक रोकथाम बनी हुई है कि हम समाज में अगर रहना चाहते हैं तो हमको जो है सामाजिक तौर पे अपना व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम समाज के तरह से व्यवहार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आता है एक टॉपिक आपका सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज को विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में विभाजित करता है, जहां कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति, प्रतिष्ठा और संसाधन का आनंद लेते हैं। ये समाज का एक संरचनात्मक विशेषता है, न कि केवल व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम है। सामाजिकरण स्तरीकरण के आधार विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि धन के आधार पे, आय के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे और शक्ति के आधार पे। तो मतलब कि स्तरीकरण तो मतलब कि अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दिया। कोई व्यक्ति जो है बहुत पैसे वाला है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, कोई व्यक्ति जो है शिक्षित है, कोई व्यक्ति अशिक्षित है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो डिफरेंसेस जो रहते हैं वो सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत आते हैं कि जो है समाज जो है वो अलग अलग स्तर पे बटा हुआ है इन सब चीजों के कारण। उसके बाद में आती है सामाजिक गतिशीलता। अब सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, ये व्यक्तियों या परिवारों का समाज में अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, जो कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग या एक स्तर से दूसरे स्तर पर हो। ये व्यक्तियों के जीवन काल या पीढ़ियों के दौरान हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता की विशेषता ये है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के बीच होती है। ये सामाजिक संरचना में प्रभावित होती है और ये सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि स्थिति इंसान की ऊपर नीचे होती है, तो जब स्थिति के आधार पे लोग जो है गतिशीलता अगर बात करें, व्यक्तियों या परिवारों का समाज में अपनी स्थिति मतलब कि सामाजिक स्तर में परिवर्तन जो आता है, जो कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग या एक स्तर से दूसरे स्तर पे पहुंचता है व्यक्ति, तो उसके ऊपर की बात की गई है। तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ अगर समझा जाए तो क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता समाज के भीतर व्यक्तियों या परिवार की स्थिति में होने वाले परिवर्तन की बात की जाती है, जो उनकी सामाजिक स्थिति के बदलाव को दर्शाता है। उदाहरण के लिए गरीब से अमीर, मतलब कि वही बात है सामाजिक गतिशीलता मतलब कि कोई गरीब था, उसने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, वो पैसे वाला बन गया, तो फिर उसके ऊपर जो है लोग सामाजिक तौर पे उसकी और इज्जत बढ़ गई। तो सामाजिक तौर पे जो है अलग अलग चीजों से जो है जो आका जाता है व्यक्ति का, जो उसके जो गतिशीलता होती है, उसके जो पूरी लाइफ स्पेन में जो परिवर्तन आता है वो सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। उसके बाद आती है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन की अगर बात की जाए
तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले बदलाव और उसकी संरचना, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज के विकास और परिवर्तन को दर्शाती है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक होते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, सामाजिक आंदोलन। इसके कुछ प्रमुख प्रतिमान हैं, जैसे कि चक्रीय परिवर्तन, एक रेखीय परिवर्तन और क्रमिक परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये है कि जो समाज में जो परिवर्तन है वो लगातार होता रहता है। वो अलग अलग स्तर पे हो सकता है, चाहे हम बात करें कि जो है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के समाज में परिवर्तन हो सकता है, अगर समाज के आर्थिक विकास के ऊपर परिवर्तन हो सकता है, तकनीकी विकास के ऊपर परिवर्तन होता है, सामाजिक आंदोलन से जो है कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर इसके साथ में अगर आप इसको जैसे कि आपकी हो सकता है एग्ज़ाम 2 दिन में या 3 दिन में ऐसे हो, तो आपको मैंने मेन चीज़ें समझाई है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में दिमाग में रखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो रही है और कुछ के आंसर जो है उनके वर्ड्स में ही है। तो उनके वर्ड्स में जो है कुछ के आंसर है, तो आपको क्वेश्चन को समझ के अच्छे से आंसर देना है। ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया है, बहुत शॉर्ट मोमेंट में बनाया है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी डिमांड की थी और कम समय में जितना हो सका उतना अच्छा आपके लिए लाने का प्रयास किया है। क्योंकि अभी बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग टॉपिक्स की मांग कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है यूनिट्स की मांग कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पहले जो है, आपके एग्ज़ाम के चाहे 1 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जितने स्टूडेंट्स से जुड़ सकूँ, जितने स्टूडेंट्स को मैं कुछ हेल्प प्रोवाइड करूँ, तो मैं वो करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को बार-बार 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको जो है इसका मेन सार समझ में जाएगा। मैंने थोड़ा-सा स्पीड में उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आप इसको जो है स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं, ताकि आपको जो है दिमाग में ये सब बातें बैठे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ फीडबैक हो तो बताइएगा, कुछ नए टॉपिक जो आपको समझना है उसके बारे में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। खुद का भी भला करिएगा, सबका भला करिएगा, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे नंबर लाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी ही। थैंक यू।